हम आज की इस वीडियो में चलिए एक दीर्घवृत्त पर विचार करते हैं, यानी कि एलिप्स पर विचार करते हैं, जिसका समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर में 1 है। और यहां पर हम ये मान रहे हैं कि a का मान b से बड़ा है। तो यह मानकर हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह आकार में छोटा एवं मोटा दीर्घवृत्त है, यानी कि शॉर्ट एंड फैट एलिप्स है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि इसका जो दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस होने वाला है वह क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा, और इसका जो लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस आने वाला है वह ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल होगा। तो चलिए अब इस दीर्घवृत्त को हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का यह दीर्घवृत्त आने वाला है, और यहां पर अक्षों का भी निर्माण कर लेते हैं। ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया है। तो हमने दीर्घवृत्त से संबंधित वीडियोस में देख रखा है कि यदि इस प्रकार से दीर्घवृत्त हो जहां पर a का मान बड़ा हो b से, तो क्या होता है कि ये जो b है ये हमारी लघु त्रिज्या यानी कि माइनर रेडियस होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो वाली छोटी त्रिज्या है ये b हो जाएगी, तो ये पूरी त्रिज्या b आ गई। इसी प्रकार से जो a है वह क्या होती है दीर्घ त्रिज्या यानी कि मेजर रेडियस। तो a क्या हो जाएगी हमारी यहां पर, ये वाली जो त्रिज्या है ये a आ जाने वाली है। इस प्रकार से इसे हम दीर्घ त्रिज्या या मेजर रेडियस कहते हैं। तो चलिए अब हम दीर्घवृत्त से संबंधित एक बहुत ही रुचिकर गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और संभवतः यह गुणधर्म दीर्घवृत्त का सबसे रुचिकर गुणधर्म है। तो यह गुणधर्म क्या कहता है, देखिए यदि हम दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु ले लेते हैं तो इस बिंदु की दो विशेष बिंदुओं से जो दूरियों का योग है वह हम देखते हैं, और वे दोनों विशेष बिंदु इस दीर्घवृत्त की नाभियां यानी कि फोसाई ऑफ एलिप्स हो जाने वाली हैं। और ये जो नाभियां हैं ये सदैव इस दीर्घवृत्त के केंद्र के सापेक्ष सममित आएंगी तथा दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस पे स्थित होंगी। तो इस प्रकार से सममित आएंगे। मान लीजिए यहां पर ये F1 नाभि हो गई, और इस प्रकार से यहां पर ये F2 नाभि आ गई, ये F2 हो गई। तो इस बिंदु और F1 के मध्य की दूरी जो है वह मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ जाने वाली है, और इस बिंदु और F2 के मध्य की जो दूरी है वह मान लीजिए ये हो जाने वाली है। तो अब देखिए यदि हम इस दूरी को कहते हैं D1, इस दूरी को हम कहते हैं D1 और इस दूरी को हम कहते हैं D2, तो इन दोनों दूरियों का योग कितना होगा D1 प्लस में D2। यह जो योग है यह सदैव 2a के बराबर आएगा, यानी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम बिंदु कहां पर ले रहे हैं। यदि हम उन बिंदुओं का नाभियों से दूरियों का योगफल देखेंगे तो वह सदैव ही एक अचर आएगा जो कि 2a के बराबर होगा। तो यह सदैव ही 2a के बराबर आने वाला है, और ये a यही है, ये वाला a ही है जो कि क्या बताता है दीर्घ त्रिज्या को बता रहा होता है, यानी मेजर रेडियस को बताता है। इसी तरीके से हम इस दीर्घवृत्त को परिभाषित भी करते हैं, और हम आगे जाकर देख लेंगे कि यह किस प्रकार आता है, यानी इसे सिद्ध भी कर लेंगे। तो यहां पर चलिए यदि हम इस बिंदु की स्थिति परिवर्तित करते हैं और इस बिंदु को यहां पर मान लेते हैं, मान लीजिए दीर्घवृत्त पर इस प्रकार से बिंदु ले लिया, और इस बिंदु की दूरियां देखेंगे हम दोनों नाभियों से। तो जो F1 से इसकी दूरी है वह कुछ इस प्रकार से ये आ जाने वाली है। तो ये इसकी F1 से दूरी आ गई, तो ये दूरी हम कह देते हैं D3 है, और जो F2 से इसकी दूरी है वह कुछ इस प्रकार से आ जाने वाली है। इस दूरी को हम कह देते हैं ये D4 है। तो अब यदि इन दोनों दूरियों D3 और D4 का योगफल भी निकालेंगे अर्थात D3 प्लस D4 करेंगे तो यह भी 2a के बराबर ही होगा। तो यहां पर भी ये भी 2a के बराबर आया। और दीर्घवृत्त को परिभाषित भी ऐसे ही किया जाता है कि दीर्घवृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स है, जिसको हम लोकस यानी कि बिंदुपथ भी कहते हैं। तो उन बिंदुओं का समुच्चय हो गया जहां पर दो विशेष बिंदु यानी नाभियों से दूरियों का जो योगफल है वह सदैव एक अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म आता है जो कि 2a के बराबर हो रहा होता है। तो ये नाभियां कैसे निकालते हैं ये तो हम बाद में पता कर लेंगे। पहले हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इन दोनों दूरियों का जो योगफल है वह अचर पद 2a के बराबर आ रहा होगा। तो इससे संतुष्ट होने के लिए हम इस दीर्घवृत्त पर x अक्ष के अनुदिश दो चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स लेंगे। तो मान लेते हैं इस प्रकार के हमने दो चरम बिंदु ले लिए। तो इस बिंदु की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस बिंदु की जो इस नाभि से दूरी है और इस बिंदु की जो इस नाभि से दूरी है यानी F2 से और F1 से जो दूरियों का योग है
वह हम ये दावा कर रहे हैं कि 2a के बराबर आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, यहां तक पूरी पूरी दूरी है, देखिए यहां से लेके यहां तक की ये जो दोनों दूरियों का योगफल है यह 2a के बराबर है, यह हम दावा कर रहे हैं। तो पहले तो हमने पहले ही बोल दिया था कि F1 और F2 दोनों केंद्र के सापेक्ष, यानी इस दीर्घवृत्त के केंद्र के सापेक्ष जो कि यहां पर मूल बिंदु है उसके सापेक्ष ये सममित यानी कि सिमेट्रिक है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये दूरी आएगी यहां से लेके यहां तक की दूरी, वह किसके बराबर होगी, जो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो रही होगी उसके बराबर। या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दूरी आ रही है यह किसके बराबर होगी, जो यह दूरी आ रही है, क्योंकि दोनों नाभियां केंद्र यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष सममित यानी कि सिमेट्रिक है, तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर आएंगी। अब ध्यान से देखिए, हम योगफल ज्ञात कर रहे हैं। जो ये दूरी है यहां से लेके यहां तक की जो ये दूरी आ रही है, और जो ये दूरी है यहां से लेके यहां तक की दूरी है, तो एक बार के लिए हम इस वाली दूरी को क्या कहते हैं, जी बोल देते हैं। तो मान लीजिए ये दूरी हमारी जी हो गई है। और इसी प्रकार जो ये बड़ी दूरी आ रही है F1 और इस बिंदु के बीच की जो दूरी थी, इसे हम एक बार के लिए h बोल देते हैं। तो ये जो दूरी है इसको हमने एक बार के लिए h कह दिया। तो अब यदि ये g है तो ये वाली जो दूरी है ये इसके बराबर आएगी, तो ये भी g ही होगी। तो यदि हम g प्लस h की बात कर रहे हैं, यानी इस g और इस h की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये g प्लस में ये h, और ये g और ये h तो हम जानते हैं कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो a है, क्योंकि यहां पर दीर्घ त्रिज्या a है, तो ये भी a ही हो जाएगी ना, यहां से लेके यहां तक की पूरी त्रिज्या a हो जाएगी। तो ये पूरा क्या है, 2a है। और यदि हम g प्लस h की बात कर रहे हैं, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी प्लस में यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो वह कितनी हो जाएगी, 2a के बराबर ही आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि g प्लस h जो इधर से हमने निकाला g प्लस h, वे दोनों बराबर आएंगे और 2a के बराबर होंगे। और यही तो हम बात कर रहे थे। देखिए, इस बिंदु से इस नाभि की दूरी और प्लस में इस बिंदु से इस नाभि की दूरी, तो वह g प्लस h ही होगी, और वह किसके बराबर आ रही है, 2a के बराबर आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपने यह समझ लिया होगा कि यह 2a के बराबर किस प्रकार आता है। चलिए अब हम यह देखते हैं कि ये जो नाभियां F1 एवं F2 हैं, ये हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि दीर्घवृत्त पर यदि कोई भी बिंदु इस प्रकार से स्थित है, तो इस बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का जो योग है वह 2a के बराबर आता है। तो यदि इस बिंदु की दूरी देख लें हम इस नाभि F1 से, तो इस प्रकार से यह दूरी आ रही होगी, और उसमें हम जोड़ दें जो ये दूरी है F2 से इसकी, तो जो योगफल है वह हमें 2a मिल रहा होगा। चलिए इसी का हम आगे प्रयोग करते हैं जो दीर्घवृत्त की नाभियां हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए इस प्रकार का ये हमारा दीर्घवृत्त था। किस प्रकार का, देखिए कुछ इस प्रकार का ये दीर्घवृत्त था, और यहां पर हम अक्ष भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा इस प्रकार से y अक्ष आ जाने वाला है, कुछ इस प्रकार से आ गया y अक्ष, और जो x अक्ष है वह कुछ इस प्रकार से बन जाने वाला है। तो ये हमारा x अक्ष हो गया है। और जो समीकरण था दीर्घवृत्त का वह क्या था, x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बराबर में 1। अब हम विचार करते हैं इस चरम बिंदु पर, और चरम बिंदु बहुत उपयोगी हो सकते हैं यदि हम कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो बहुत बार ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो यदि ये चरम बिंदु है और हम कह रहे हैं कि यहां पर नाभि F1 है और यहां पर नाभि F2 है, केंद्र के सापेक्ष दोनों सममित है, और इस प्रकार से ये जो दीर्घवृत्त है ये y अक्ष के सापेक्ष सममित यानी कि सिमेट्रिक है। तो यहां पर सभी चीज सममित है। इस प्रकार का हमने यह बनाया है। अब देखिए, यदि हम इस बिंदु की दूरी देखते हैं F1 से, तो ये आ जाने वाली है, इसको हमने एक बार के लिए D1 कह दिया, तो ये D1 दूरी हो गई। और इस बिंदु की दूरी F2 से देखते हैं, तो इस प्रकार से आ जाने वाली है, और इसको हमने एक बार के लिए D2 कह दिया, तो ये हमारी D2 दूरी है। अब जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि दीर्घवृत्त पर यदि कोई भी बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु की नाभियों से दूरियों का योग कितना होता है, 2a के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि D1 प्लस में D2 का मान किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर। अब चूंकि यहां पर सब कुछ सममित है, हम कह सकते हैं y अक्ष के सापेक्ष ये पूरा दीर्घवृत्त सममित है, यहां पर ये नाभियां भी सममित है इस केंद्र के सापेक्ष,
तो हम यह यहां से सोच सकते हैं कि ये जो D1 और D2 है ये आपस में बराबर आएंगी, क्योंकि पूरी आकृति ही सममित है तो ये इस प्रकार से बराबर आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो D1 आई है यहां से, ये D2 के बराबर आ रही होगी। इस प्रकार से ये D2 के बराबर आएगी, और दोनों का योग हमें पता है 2a के बराबर है। तो यदि दोनों का योग 2a है तो हर एक का मान कितना हो जाएगा, a के बराबर, यानी D1 का मान a हो जाएगा। इसी प्रकार D2 का मान भी a आ रहा होगा, तभी इनका योग 2a होगा। अब इसी प्रकार चूंकि पूरी आकृति ही सममित है तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से F1 तक की जो ये दूरी है, जिसे हम फोकल लेंथ या नाभीय लंबाई कहते हैं, यह किसके बराबर आ रही होगी, जो इस बिंदु से F2 तक की दूरी है, इस वाली फोकल लेंथ के ये बराबर आ रही होगी। ये दोनों आपस में बराबर आएंगी। और यदि अब हम देखिए इसकी बात करते हैं, केवल इसी नाभीय लंबाई यानी कि फोकल लेंथ की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये हमें पता लगाना है कितनी है। अब यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी देखें, यानी देखिए हम ये वाली दूरी देख रहे हैं, तो ये तो हमें पहले से ही पता है क्या होने वाली है, जो लघु त्रिज्या है यानी माइनर रेडियस है उसके बराबर आएगी, यानी b के बराबर आ जाएगी ये। और D2 के बारे में हमें पहले से ही पता है, यह a के बराबर है। और इसी प्रकार ये जो लंबाई है नाभीय लंबाई, इसको हमने f कह दिया है, तो मान लीजिए ये f के बराबर है। तो यहां पर अब इस त्रिभुज को हम देख सकते हैं, ये समकोण बन रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज देखते ही हमारे दिमाग में पाइथागोरस प्रमेय आता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, लंब स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी f स्क्वायर। तो यदि f स्क्वायर का मान लिखेंगे तो वह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के। और f का मान लिखेंगे, क्योंकि यह एक दूरी है तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो धनात्मक ही होगी। रूट ले लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहां से कितना अच्छा रूप मिल गया है। यदि हमें नाभीय लंबाई या जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं वह निकालनी है, तो जो दीर्घवृत्त का समीकरण है उसमें से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालिए, यानी कि इनका अंतर ले लीजिए, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा घटा लीजिए, फिर उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो हमें यहां से f का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इससे संबंधित एक वास्तविक उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए दीर्घवृत्त का समीकरण कुछ इस प्रकार का है, x माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में 9 प्लस में y प्लस 2 का स्क्वायर बट्टा में 4 और इसके बराबर में 1 है। तो इस दीर्घवृत्त को हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए पहले हम अक्ष बना रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हमारा मान लीजिए y अक्ष आ गया, और कुछ इस प्रकार से हमारा x अक्ष आ गया है। तो अब इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक 1, -2 होंगे। यदि इससे संबंधित आपको कोई उलझन हो रही है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इससे संबंधित हमने बात की है कि यदि दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है तो उसके केंद्र के निर्देशांक हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहां से केंद्र के निर्देशांक 1, -2 हो जाएंगे। तो 1 इकाई इस प्रकार यहां पर, और -1, -2, यानी यहां पर केंद्र आ जाने वाला है। अब उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं हमारे दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस की, तो वह x अक्ष हो जाने वाला है, क्योंकि यहां पर 9 बड़ा है 4 से। तो हम कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर का मान है वह 9 के बराबर आएगा, तो जो a का मान है वह 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो लघु अक्ष है यानी कि जिसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, वह कितना आ जाएगा, यानी b स्क्वायर का मान तो 4 आएगा, तो जो b का मान है वह 2 बन जाने वाला है। यानी इसे हम लघु त्रिज्या भी कह सकते हैं और a को हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ त्रिज्या कह सकते हैं। तो लघु अक्ष y अक्ष के अनुदिश आ रहा होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसे बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो a का मान 3 है, तो यहां से हमें 3 इकाई आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम बढ़ लेते हैं 3 इकाई, 1, 2, 3 इकाई आगे आ गए। तो इस प्रकार से यहां पर यह बिंदु आ जाने वाला है मान लीजिए। अब उसी प्रकार इस तरफ भी 3 इकाई आए, तो 1, 2 और 3 उसके संगत मान लीजिए इस प्रकार से यह बिंदु आ रहा होगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए b का मान 2 है, तो 2 इकाई ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा y अक्ष के अनुदिश। तो यहां से देखिए 1, 2 यानी इस बिंदु पर आ जाएंगे, और 2 इकाई नीचे भी जाना पड़ेगा, तो 1 और 2 मान लीजिए इस बिंदु पर, यहां पर कुछ ऐसे आ गए हम। तो अब हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। यह दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है, मान लीजिए यह हमारा केंद्र है, तो दीर्घवृत्त कुछ ऐसे बन रहा होगा। यह हमारा दीर्घवृत्त आ जाने वाला है कुछ इस तरीके का। यहां पर देखिए ये बिंदु इस प्रकार से आएगा, ये बिंदु इस प्रकार से, और 2 इकाई नीचे भी जाना पड़ेगा, तो 1 और 2 मान लीजिए इस बिंदु पर, यहां पर कुछ ऐसे आ गए हम। तो अब हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। यह दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है, मान लीजिए यह हमारा केंद्र है, तो दीर्घवृत्त आ जाने वाला है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर देखिए ये बिंदु इस प्रकार से आएगा, ये बिंदु इस प्रकार से,
और ये हमारा केंद्र है और ये हमारा दीर्घवृत्त आ गया है। अब देखिए हमें पता है कि जो इस दीर्घवृत्त के लिए नाभियां हैं वह इसके दीर्घ अक्ष पर स्थित होंगी। तो दीर्घ अक्ष पर जब नाभियां स्थित है तो मान लीजिए नाभि एक तो यहां पर आ रही है इस प्रकार से और दूसरी नाभि इस प्रकार से यहां पर आ रही है। और इस दीर्घवृत्त के जो केंद्र के निर्देशांक है वे भी हम जानते हैं कितने हैं, 1,-2 है। तो 1,-2 आ जाने वाले हैं। अब यदि नाभियों के निर्देशांक निकालने हैं तो वे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, जो नाभीय लंबाई यानी कि फोकल लेंथ f है वह हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहां से, f बराबर में स्क्वायर रूट a² माइनस b² यानी कि 9 - 4, इसका मान √5 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, केंद्र से लेकर इस नाभि तक की दूरी, वह √5 आएगी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी यह भी √5 आएंगी। ये दोनों दूरियां ही √5 होने वाली हैं। तो अब देखिए यदि हमें इस नाभि के निर्देशांक चाहिए, इस नाभि के निर्देशांक, तो हम क्या करेंगे, ये जो x निर्देशांक है केंद्र का, इसमें से √5 घटा देंगे और y निर्देशांक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यानी 1 - √5, -2। और इसी प्रकार इस नाभि के जो निर्देशांक है, अब यहां पर √5 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस में √5 और y निर्देशांक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, -2। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, जो यहां पर नाभियां हैं उनके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हमने नाभियों के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए हैं। हमें पता था कि ये जो नाभियां हैं दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस पर ही स्थित है और इनका जो y निर्देशांक है वह केंद्र का जो y निर्देशांक है वही होने वाला है, यानी कि -2। x निर्देशांक पता करने के लिए हमने जो केंद्र का x निर्देशांक है उसमें एक बार f का मान जोड़ दिया तो 1 + √5 मिला और एक बार घटा दिया तो 1 - √5 मिला। और इस प्रकार हमने नाभियों के निर्देशांक पता कर लिए। तो अभी तक हमने शंकु परिच्छेद यानी कि कोनिक सेक्शन में यह देखा कि ये जो नाभियां हैं किस प्रकार निकालते हैं हम, केंद्र किस प्रकार निकालते हैं, इनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। अब आने वाली वीडियो में हम अति परवलय यानी हाइपरबोला की जो नाभियां हैं, फोसाई हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो परवलय है उसकी नाभि के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो पैराबोला का फोकस होता है। और साथ ही साथ अभी तक हमने जितनी बात की थी उसमें हमने आलेख के बारे में बात की, इनको बनाते कैसे हैं, इनके केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। अभी तक ज्यादातर बात हमने ऐसी ही की थी। अब आने वाली वीडियोस में जो शंकु परिच्छेद की गणितीय रूप से रुचिकर बातें हैं वे हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।